माँ शारदे के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज मुझे मेरे सामने विराजित समाज के सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज बौद्धिक वर्ग के सामने बोलने के लिए कहा जाता है। एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है कि मैं आपको संबोधित कर सकूं। फिर भी जैसा कि मुझे पदीय दायित्व मिला है मारवाड़ जंक्शन के सीबीओ के रूप में, तो आज सबसे पहले मैं राजस्थान शिक्षक संघ और राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ उपशाखा मारवाड़ जंक्शन द्वारा जो हमारे सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजित आदरणीय घनश्याम जी सापेला साहब, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि आपने पिछले लंबे समय से सीबीओ मारवाड़ जंक्शन के रिक्त पड़े पद को बहुत ही दायित्व के साथ निष्ठा और समर्पण भाव से निभाया और सभी अधिकारियों में भी आपके कार्य की बहुत प्रशंसा की है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके पास विराजित श्री हापूराम जी, वैसे श्री जगदीश जी हापूराम जी, मैं 1992 में विद्या भवन कॉलेज उदयपुर में और हमारे साथ श्री सासाराम जी बाबूपाल सर और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हम तीनों BEd फेलो थे वहाँ पर। तो आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा सर कि आज आपके बीच मुझे कुछ बात रखने का मौका मिल रहा है। तो सापेला साहब के साथ विराजमान श्री गुलाब जी सर और हमारी जो सीबीओ कार्यालय की टीम है, उस टीम के एक पुरोधा श्री दर्पा सिंह जी, आपका नाम जहाँ भी मैं गया तो सबसे पहले मुझे यही कहा गया था कि वहाँ तो दर्पा सिंह जी हैं, आपका कोई भी काम अपूर्ण नहीं रहेगा और आपको हर कार्य में आप सबसे पहले किसी भी कार्य को संपादित कर सकेंगे, ऐसा मुझे सुनने को मिला। और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी के रूप में श्री सज्जाद खान जी भी, यहाँ उपस्थित पत्रकार महोदय श्री सुरेश जी पवार, श्री अजय सिंह जी तंवर, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हीरालाल जी चित्रा साहब और सासाराम जी बाबूपाल सर और मंत्री जी के रूप में श्री अमरचंद जी, श्री ओम प्रकाश जी मालवीय सर और यहाँ अनाउंसिंग का जो कार्य कर रहे थे श्री राजेंद्र जी अल्दानिया साहब, कैलाश जी गोयल साहब और लक्ष्मण सिंह जी आशिया साहब, आप सबका और समस्त पधारे हुए सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत। मुझे यहाँ आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और चूँकि मैं सिरियारी गांव से ही हूँ और मेरे लिए ये परिवेश बिल्कुल नया नहीं है और 1993 में मैंने मेरे मेरे शैक्षिक जीवन की शुरुआत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमालिया से की थी, तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में। 1995 में मैं वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के रूप में कार्यरत रहा 9 साल तक तकरीबन रानी गांव में। उसके बाद मैं 2 साल तक खौड़ में भी रहा। उसके बाद 2004 में लोक सेवा आयोग की जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा है उसको पास करके मैं हेडमास्टर बना और बागोल में लगभग 3 साल तक सेवाएं दी। उसके बाद मैं 2006 से 2009 तक मैंने सारण में अपनी सेवाएं दी, यही हमारा एरिया। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं सेखावास भी रहा। उसके बाद 3.5 साल तक मैं सियाट में रहा। फिर 2013 की DPC से मैं प्रिंसिपल बना और मुझे गुड़ा बीजा लगाया गया और वहाँ मैं कुछ समय के लिए रहा।
कुछ समय के लिए मैं डाइट में भी रहा। उसके बाद में मेरे इस शैक्षिक जगत की जो सबसे लंबी पारी है वो मैंने गुड़ा कल्ला में खेली 2013 अगस्त से और ये 27 जून 2025 तक। साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हम मूल रूप से शिक्षक हैं और मैं आज भी अपने आप को एक शिक्षक मानता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा एक बहुत प्रिय कोटेशन है जो मैंने आचार्य चाणक्य से सीखा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो शिक्षक अपने भीतर के शिक्षक को बनाए रखना, ये हमारा वजूद है। यदि हमारे भीतर का शिक्षक जीवित है तो समझिए कि हमारा पूरा जीवन का सार हमने ग्रहण किया। और इस शिक्षक को जीवित रखने के लिए हमें जैसा कि जो पद मिला है, जो दायित्व मिले हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे बहुत नई नई चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को अभी भी एक शिक्षक ही मानता हूँ। तो बहुत सारे दूसरे काम भी हम लोगों को करने पड़ते हैं क्योंकि हम राजकीय सेवा में हैं और हम नौकर की भूमिका में हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ करेंगे। लेकिन जो हमारा मुख्य काम है वो काम है बच्चों को शिक्षण करना, विद्यार्थियों को शिक्षा देना। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण। कहीं न कहीं जब उस कार्य को हटा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जिस काम के लिए हमें लगाया गया है उन उद्देश्यों को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति कार में बैठकर एक घने जंगल से गुजर रहा है। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। जंगल था, कोई मिस्त्री तो वहाँ से, कोई टेक्नीशियन तो कहाँ से मिलेगा। तो उसने इधर उधर देखा और फिर कोई भेड़ बकरी चराने वाला एक आदमी मिला तो उससे कहा कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई समाधान बता दो। तो वो व्यक्ति उस गाड़ी के चारों ओर घुमा और उसने कहा कि आपकी गाड़ी को तो मैं ठीक कर दूंगा, पर पूरे 100 रुपये लूँगा। पुराने जमाने की बात होगी, 100 रुपये भी बहुत होते होंगे। तो व्यक्ति ने सोचा कि भाई अब जंगल में कहाँ से किसी टेक्नीशियन को बुलाया, अच्छा है 100 रुपये दे देंगे आपको, हमारी गाड़ी को ठीक कर दो। तो वो उस गाड़ी के चारों ओर घूम करके एक निश्चित जगह पर उसने जोर से धक्का मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब ये 100 रुपये लीजिए, पर मेरे मन की बात यह है कि आपने मुझे ठग लिया। ये मुद्दा तो केवल 1 रुपये का ही था, लेकिन आपको 100 रुपये देने पड़े। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बात आपकी सही है कि मुद्दा 1 रुपये का ही है, लेकिन 99 रुपये इस बात के थे कि मुक्का कहाँ लगाना है, चोट कहाँ करनी है, इस बात के 99 रुपये। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग में हमें मेन चोट कहाँ करनी है ताकि हमारा गरीब तबके का जो बच्चा है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली से आने वाला बच्चा, हम सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकगण हैं, हम जानते हैं कि हमारे विद्यालय में आने वाला बच्चा किस पृष्ठभूमि, ये हमारे मन में अच्छी तरह हमें मालूम है। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि हमें एक शिक्षक रह करके एक ऐसी चोट करनी है कि विद्यार्थी स्कूल में आकर कुछ सीख सके, कुछ पढ़ सके और वो अपने आप को इतना आनंदित महसूस कर सके कि इस स्कूल में पढ़ करके मैंने कुछ सीखा है, कुछ पाया। तब तो हमारी सार्थकता है।
हैं, अन्यथा हम चोट कहीं और कर रहे हैं और परिणाम लाने की बात कर रहे हैं। ये बात अधूरी रहेगी, हम अपने सपनों को कभी साकार नहीं कर सकेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत सी चुनौतियाँ हैं, बहुत से स्ट्रगल हैं, बहुत से दूसरे काम भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम पूरे मनोयोग के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ उन विद्यार्थियों के लिए काम करें जो विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन जार रहे तुम्हें। ये बात कब सार्थक होगी? जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से इस काम में लगेंगे। तो मेरे सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि हम इस और पूरा ध्यान दें। मित्रों, जैसा कि मैं राणावास में ही पढ़ा हूँ और ये जब मैं पढ़ रहा था तो एक बार हायर सेकेंडरी स्कूल 1988 में मैंने 83% अंक प्राप्त किए थे और उस जमाने के 83% का मतलब था पूरे राजस्थान भर में मेरा 12 स्थान। तो मुझे सम्मानित किया गया था राणावास में और मुझे इनाम के रूप में 5 किताबें मिली। आज भी वो किताबें मेरे पास हैं, आचार्य महाप्रजी जी की लिखी हुई किताबें, उनको मैंने पढ़ा। बहुत अच्छी अच्छी बातें किताबों में लिखी हुई। किताबें तो जीवन का सारांश है। मैं मेरे बच्चों को भी बताता था और जब भी आपकी स्कूल में आऊँगा तो मैं बच्चों को इस आशय की जानकारी दूंगा कि किताबें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने उन किताबों में उनका एक कोटेशन बहुत जो मेरे जीवन में मैंने उससे लिया है कि सम्मान पाने का प्रयास मत करो, सम्मान योग्य कार्य करो। हमें कहीं सम्मान पाने की जरूरत नहीं, हमें केवल सम्मानजनक काम करना है। ये काम करेंगे तो सम्मान स्वतः ही खींचा चला है। सम्मान के लिए पीछे जाने की जरूरत नहीं। सम्मान, जैसा कि बहुत से साथियों के बारे में, अभी हापुराम जी सर के बारे में, दत्तो सिंह जी सर के बारे में, सापेला सर के बारे में, गुलाब सिंह सर के बारे में, आप सभी लोगों के बारे में जो चीज़ें आती हैं सुनने, वो परिवेश से आई जाती है कि व्यक्ति अपने कार्य में कितना निष्ठावान है और उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उसके कार्य क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से संस्था में अपना काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आई जाती हैं, उसको बाहर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सभी पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से काम करें, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है हमको। और एक चीज और भी बताना चाहूँगा, योजना क्या होती है कि कई बार जैसे हम लोगों को कहा कि भाई वृक्षारोपण का कार्य करना है, तो वृक्षारोपण का कार्य में औपचारिकताएं होगी तो हम वास्तविक लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपने मन से ये निश्चय कर लिया कि जो मैं पौधा लगाने जा रहा हूँ उसको मैं एक बड़े पेड़ का रूप दूंगा, आपने मन में धारण कर दिया, तो मैं मानता हूँ कि वो एक दिन पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। यदि आपकी चाह है तो राह बन जाएगा, जहाँ चाह वहाँ, और चाह ही नहीं है, राह नहीं, राह धुलने वाली नहीं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि राजस्थान सरकार का अभी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम, हरियालो राजस्थान ऐप है और उस ऐप के माध्यम से हमें वृक्षारोपण कार्य करना है। तो मैं आप सभी साथियों से आज मैं आपका जो सम्मान दिया है, मुझे इस अर्थ में लीजिए कि आप जाकर के अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगवाने में, पेड़ लगवाने में अपनी भूमिका निभाएं। सर, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा और ये मैं आप समझ लीजिए कि आप अपनी देश की सेवा के लिए बहुत बड़ा कार्य करें। पेड़ लगाना कोई छोटी बात नहीं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कभी आपको खुदा तला जाने का मौका मिले मेरे 12 साल की सर्विस में, तो मैंने 400 पेड़ लगाए, 400 पेड़, और वो आज सब जीवित अवस्था। हमारे जितने भी अधिकारी बाहर से आते थे तो सबसे पहले उन पेड़ों को देखकर हमारी प्रशंसा करते थे कि सर आपने इतने ये पेड़ कैसे लगा दिए। तो उसके लिए कुछ प्रयास करना, अतिरिक्त प्रयास हम लोगों को करने पड़ते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप जाकर के सबसे पहले तो ये जो हमारे हरियाणा राजस्थान ऐप में एक गूगल शीट आई हुई है, उसमें उस लिंक में आप भरेंगे कि आपने कितने गड्ढे खुदवाए हैं और आप कितने
पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। इसको आप एक पुण्य का कार्य समझकर करेंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ और आपसे निवेदन भी करूँगा कि इस पुण्य कार्य में आप अपनी भूमिका निभाएंगे। एज ए CBO जो मैंने मेरे स्कूल में कुछ कार्य किए हैं, उसमें मैं एक चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि अपने विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है हमारी प्रार्थना सभा का प्रभावी संचालन। जिन विद्यालयों में प्रार्थना सभा का बहुत अच्छे ढंग से संचालन होता है, मैं मानता हूँ कि वो विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगी। प्रार्थना सभा का बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोगों का होना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि प्रार्थना सभा के कार्यक्रम को और कैसे रोचक बनाया जाए, कैसे बढ़िया बनाया जाए, इस संबंध में जब भी स्कूल में आएंगे तो आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में उपस्थित रहें, उसको रोचक बनाएं और विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में मोटिवेट करें। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एक महान शिक्षक का पहला दायित्व। पुअर टीचर ऑलवेज कंप्लेन, एवरेज टीचर एक्सप्लेन, वो केवल एक्सप्लेन। गुड टीचर टीचेज, द बेस्ट टीचर इंस्पायर। बेस्ट टीचर कौन है? बेस्ट टीचर बच्चों को इंस्पायर करता है। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा विद्यार्थी को अंदर से जगा देती है और वो विद्यार्थी स्वयं दौड़ने लगता है। आप इसको छोटा मत समझिए। एक शाबाशी देके तो देखिए बच्चे को, एक शाबाशी दीजिए, बच्चे को नाम से संबोधित कीजिए। बहुत बड़ा आप समझिए 50 विद्यार्थी हैं, उसमें एक बच्चे को आप नाम से संबोधित कर रहे हैं, बहुत बड़ा उपकार होगा और बच्चा समझेगा कि सर मुझे जानते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो इनोवेशन के रूप में, जैसा कि मुझे यहाँ से मन से कहने का निर्देश मिला था कि भी सर आप ऐसे नवाचार के बारे में बताएं कि किस तरह से हम अपने स्कूल में, और साथ में जो सूचनाएं आती हैं उसके लिए हमारे समस्त मंत्रालय कार्मिक और सभी आप शैक्षिक और मंत्रालय कार्मिक मिलजुल कर समन्वय की भावना रखते हुए आपस में कार्य करेंगे तो वो विद्यालय सूचनाओं का आदान प्रदान भी समय पर कर सकेगा और साथ ही साथ अपनी रैंकिंग भी सुधरेगी। हमारे ब्लॉक में अभी CBO ऑफिस में हमारे बहुत से नए नए साथी अकाउंटेंट साहब, दो अकाउंटेंट साहब हमें जूनियर अकाउंटेंट साहब मिले हैं। आपका भी यहाँ स्वागत सत्कार किया गया और मैं भी आपको भी यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि आपने हम लोगों से एक उम्मीद रखी है कि CBO कार्यालय आपके काम को प्राथमिकता से पूरा करेगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा, आपकी कोई भी बात हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर बात को हम सुनेंगे, आपकी किसी समस्या का समाधान करेंगे, आपको कोई परेशानी है उसका निवारण करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश को हमसे कुछ आशाएं और अपेक्षाएं हैं। मैं आशा करूंगा कि आप उन अपेक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा राष्ट्र महान बन सके, विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों का विकास हो सके, वैल्यू एडेड शिक्षा हो, मूल्यपरक शिक्षा हो, यानी विद्यार्थियों को जीवन जीने का एक नया अंदाज मिले। एक आप बच्चे को कितना ही पढ़ा लिया, वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया या और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया और उसके दिल में माँ बाप के लिए जगह ही नहीं है, तो उसने क्या सीखा? बताइए क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। बहन आ रही है, भाई आ रहा है, उसके प्रति कोई उसका मालूम ही नहीं कि मेरे परिवार के सदस्य है वो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, आप विद्यार्थियों में भरेंगे तो विद्यार्थी उनको जीवन में अपनाएगा और धीरे धीरे वो उसके संस्कार हो जाएंगे, उसकी आदत बनेंगे और ये आदत और संस्कार उसके जीवन के अंग बन जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातों से ही हमारा जीवन संवरता है, बच्चों का व्यक्तित्व बनता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सभी बच्चों में इस तरह के भाव जगाने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने इतना आयोजन रखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी विदाई हो रही, इतना जोरदार एक एक करके। तो आप सबका बहुत आभार, आपका बहुत अभिनंदन और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मैंने जो बातें बताई उस पर आप खराब करने की कोशिश करेंगे
और आपकी हर एक समस्या में हम लोग समाधान का हिस्सा बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार फिर मैं आपके बात को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।